हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा निःशुल्क क्लासेस आपको पूरी सिलेबस के अनुसार करवाई जा रही है। अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी का, हिंदी शिक्षण शास्त्र की ये क्लासेस चल रही है। ध्यान रखेंगे ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सहायक शिक्षक के लिए छत्तीसगढ़ और शिक्षक भर्ती के लिए और सीजी टेट के लिए। तीनों का जो सिलेबस है उसी के अंदर के जो सब टॉपिक है जिसको बाकी लोग स्किप कर देते हैं, हम उन्हीं टॉपिकों पे चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं सिलेबसों को लेके चल रहे हैं जो नए क्वेश्चन बनते हैं और आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें नए क्वेश्चन इससे संभावित बन सकते हैं। ठीक है, देखेंगे आपके सिलेबस में है भाषा शिक्षण की विधियाँ, बस इतनी लिखी हुई है। उसके अंतर्गत हम लोग जितने भी संभावित इसके अंतर्गत आ सकते हैं हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत, वो सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। आप लोग ने 1 से लेकर 7 क्लास तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अभी तक हम लोग भाषा शिक्षण विधियों में हम लोग मॉन्टेसरी पद्धति पे बात की है, फिर किंडरगार्टन पद्धति पे बात की, फिर डाल्टन योजनाओं की बात की, फिर विनेटिका योजना की बात की, फिर डैकाली पद्धति, फिर प्रोजेक्ट विधि, फिर बेसिक शिक्षा, फिर खेल विधि, और फिर हम लोग ने इससे पहले वाले क्लास में अभिक्रमिक अनुदेशन पे बात किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी टॉपिक अगर आप नोट्स नहीं बनाए, देखे नहीं, तो जाके क्लास देख लीजिएगा, प्ले लिस्टों में है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। आज की हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे भाषा प्रयोगशाला, जिसको लैंग्वेज लेबोरेटरी भी बोला जाता है। दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि पे बात करेंगे। तीसरा प्रत्यक्ष विधि। इन 3 विधियों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे आगामी आपके सहायक शिक्षक में सीजी टेट में, उन क्वेश्चनों पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 PM पे क्लास होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हर क्लास देखिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या आपके बुक में स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भाषा प्रयोगशाला होता क्या है। ठीक है, तो देखेंगे अभी हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में भी प्रयोगशाला होता है। आप लोग ने देखा होगा कि विज्ञान में विज्ञान प्रयोगशाला होता है, उसी प्रकार भाषा में भाषा प्रयोगशाला होता है। ठीक है, और नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको समझ लेते हैं क्या है करके। इसका अन्य नाम ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में भाषा प्रयोगशाला भी एक नई विधा है। इसके संबंध में विद्वानों ने अपने जो विचार दिए उनमें इसके महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। अब आपको मैं बोला था, मैं हर क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके जो कथन वाले क्वेश्चन वो सारे मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ। आप इन कथनों को अलग से नोट्स में या एक पेज में लिखते जाइए और डेली पढ़िए, 1 न 2 कथन आपको आता है। ठीक है, हर एक साथ आप पढ़ेंगे तो लगभग 50 से 60 आपको कथन हो जाएगा। तो ऐसे में आपको दिक्कत जाता है, इसलिए मैं हर चैप्टर वाइज आपको कथन करा दे रहा हूँ, ताकि आप एक बार देखे रहेंगे तो एग्जाम में जब आप देखेंगे उसको तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक द माइंड क्लिक करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए बार बार करवाया जाता है कि आप अभी अगर उस क्वेश्चन से या उस थ्योरी से गुजरे रहेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आप जब पेपर में बैठेंगे वहाँ क्वेश्चन आपको दिखेगा तो फटाक से आंसर आपका क्लिक करेंगे, यही आंसर है करके। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका अन्य नाम क्या है, लैंग्वेज लेबोरेटरी। अब इसमें नाम याद रखना है आपको, प्रोफेसर एडविन पैकर। ठीक है, प्रोफेसर एडविन पैकर ने क्या कहा है भाषा प्रयोगशाला के बारे में, एक बार उनकी परिभाषा को देख लेते हैं, क्वेश्चन इससे बन सकता है। चलेगा, तो प्रोफेसर एडविन पैकर ने लिखा है कि भाषा प्रयोगशाला विद्युतीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है। देखिए क्या बोला है, जो भाषा प्रयोगशाला विद्युतीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, समूह शिक्षण के लिए, भाषा के समूह शिक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कम सज्जित प्रयोगशालाओं में हर एक छात्र के लिए एक एक पीठिका होती है जो विद्यार्थियों को शोरगुल से अलग रखती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसे वो होता है ना, लाइब्रेरी आप लोग देखे होंगे तो ऐसा बॉक्स बॉक्स टाइप का बना रहता है ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और हर एक पर शीर्ष ध्वनि यंत्र रहते हैं जिसकी सहायता से वे बोलते हुए अध्यापक या टेप रिकॉर्डर या अध्यापक के नियंत्रण में बजने वाले रिकॉर्ड सुनते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकार से विद्युत से लैस एक ऐसा कंपार्टमेंट टाइप का बना रहता है। ठीक है, अधिक सज्जित प्रयोगशालाओं में लोगों के द्वारा पहने जाने वाले शीर्ष ध्वनि का हेडफोन, आप लोग ने देखा होगा हेडफोन जो लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है उसी प्रकार को वहाँ हेडफोन लगे होते हैं, एक संलग्नक के साथ फिट रहते हैं जो लोगों के मुख के सामने एक माइक्रोफोन साधे रहता है। मतलब जैसे आप लोग ने देखा होगा जो कॉल सेंटर वाले रहते हैं ऐसे कान में भी लगा रहता है और साथ में एक माइक भी मुंह के सामने लगा रहता है, वैसा वाला उसमें फिट रहता है। अध्यापक एक ऐसे स्थान पर बैठता है जो ऐसे ढंग से सज्जित होता है कि किसी छात्र के टेप रिकॉर्ड करने को सुन सके और अनुदेश दे सके तथा वह छात्र के उच्चारण
छात्र विशेष के द्वारा कहे सुने गए शब्दों को शुद्ध कर सके। वो पर्टिकुलर हर बच्चे का जो रिकॉर्ड्स है उसको वो सुन सकता है सामने बैठे हुए, और जिसका भी उच्चारण अशुद्ध है उसको वो वहीं पे करेक्शन करवा सकता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि भाषा प्रयोगशाला एक विशेष ढंग से तथा यंत्रों के द्वारा सज्जित एक शिक्षण कक्ष होता है जहां भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। परिभाषा आप याद रखेंगे, भाषा प्रयोगशाला एक विशेष ढंग से तथा यंत्रों के द्वारा, अब यंत्र देख ले, हम हेडफोन का उपयोग हो रहा है, ठीक है, माइक्रोस्कोप का उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो एक विशेष ढंग से तथा यंत्रों के द्वारा सज्जित एक शिक्षण कक्ष होता है जहां भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे। किसके द्वारा दिया गया है ये परिभाषा, इसके बारे में किसने बताया, तो प्रोफेसर एडविन पैकर। ये नाम याद रखेंगे भाषा प्रयोगशाला के लिए, प्रोफेसर एडविन पैकर। चलिए आगे देखेंगे। बहुत आप बोल सकते हैं कि एकदम शॉर्टकट में हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो आपके बुक में नहीं दिया रहता, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ते जाइए, सुनते जाइएगा। चलिए आगे देखते जाइए। क्वेश्चन, विकसित भाषा प्रयोगशाला में, मतलब जो ऐसा प्रयोगशाला जो विकसित हो चुका है, तो विकसित भाषा प्रयोगशाला में छात्रों का अनुदेश पहले से टेप रिकॉर्ड किए गए भाषा व्याख्यान द्वारा दिए जाते हैं। छात्र शीर्ष ध्वनि यंत्रों के जरिए पढ़ी जाने वाली भाषा में कहे गए शब्द और वाक्यों को सुनते हैं और पुनः थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, जिससे छात्र बोलने वाले के शब्दों और वाक्यों को 2 या 3 बार दोहरा सकता है। आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, बस एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन आप जब मैं कराऊंगा तब आपको मजा आएगा। बाद में प्रश्न और उत्तर के अभ्यास से पाठ पढ़ाए जाते हैं और चित्रों का प्रकाशन बड़े पर्दे पर किया जाता है। मतलब ये है कि पहले से जो निर्देश है वो रिकॉर्ड रहता है, बच्चा उसको सुनता है, फिर उसके अनुसार वो काम करता है, और जो भी उसके चित्र रहते हैं, अभ्यास रहते हैं, उसको बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है जिससे कक्षा के सभी सदस्य देख सके। ऐसे प्रकाशन अभ्यास के लिए छात्रों को शब्द समूह की जांच करने का अवसर देते हैं। छात्र चित्रों का वर्णन करते हैं, मतलब आपको एक चित्र दिखा दिया जाता है, फिर आप उस चित्र को देख के बच्चा क्या करेगा, उसके बारे में कहानी बताएगा या क्या सिचुएशन हो सकता है, पजल टाइप का उसको सॉल्व करता है। चित्रों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है। एक चित्र दिखा दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा जो आपको देख के बताना होगा। चित्रों या कविता का सौंदर्य निरूपण करते हैं। अभिनयात्मक उदाहरणों द्वारा पुनर्कथन, ठीक है, करते हैं और इस प्रकार से भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ओवरऑल आपको यही समझना है कि जैसे विज्ञान में प्रयोगशाला होता है, वैसे ही एक भाषा का प्रयोगशाला होता है जहाँ बच्चों को हेडफोन की सुविधा होती है, वहाँ वो चित्र दिखाया जाता है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो निर्देश है वो पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होते हैं, और जो शिक्षक हो उसको सुनते भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको यहाँ से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास वैज्ञानिक तथा यांत्रिक साधनों से हो, इसलिए भाषा के शिक्षण तथा हिंदी के शिक्षण के लिए भी ऐसे सज्जित भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। तो वही हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी विषय के लिए भी ऐसे प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। यह सर्वविदित है कि हिंदी भाषा का शिक्षण काफ़ी पिछड़ा हुआ है और भाषा प्रयोगशाला एक उपयोगी साधन एवं माध्यम है जिससे गद्य, पद्य, नाटक रचना, वैज्ञानिकता के साथ साथ साहित्यिक और लोक भाषा का शुद्ध ज्ञान इस नवीन विधा के द्वारा देना संभव है। तो हमको हिंदी भाषा के लिए भी एक प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें गद्य, नाटक, रचना, ये सारी चीज़ें होगी। क्योंकि आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उसके बारे में आप लिखेंगे तो वहाँ पे रचना का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग उसमें प्रतिक्रियाएँ, क्रियाविधि करवाई जाती है जिससे बच्चे में भाषा का विकास होता है। विदेशी लोगों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाषा लेबोरेटरी के बारे में निम्न कथन सही करके, तो ये कूट में क्वेश्चन दे सकते हैं कि विदेशी लोगों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए भाषा प्रयोगशाला अत्यंत उपयोगी है, परंतु सबसे बड़ी कठिनाई इस बात की है कि अपने देश में इस और शिक्षाविदों एवं भाषा शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे देश में आप लोगों ने देखा होगा कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इसका भी प्रयोग भारत में होना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत के हिंदी शिक्षा संस्थानों में कहीं भी हिंदी भाषा की प्रयोगशाला नहीं है। हिंदी शिक्षण की गतिविधियों में इसके कारण कितना पिछड़ापन आ गया है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में जो हिंदी भाषा के क्षेत्र में शोध वृत्ति ही लुप्त प्राय है, इसीलिए भी हिंदी भाषा की प्रयोगशाला के निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है और प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्माण नहीं हो रहा है, अतः ऐसी प्रयोगशाला का प्रयोग भी नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ें हैं, हिंदी भाषा में भी प्रयोगशाला का निर्माण होना चाहिए, बस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बोरिंग सा टॉपिक था, लेकिन आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बन गया होगा। जैसे हम विज्ञान में
प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं। वैसे विदेशों में भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग होता है, हालांकि हमारे भारत में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये प्रयोग होना यहाँ भारत में भी चाहिए, इसी उद्देश्य से सिलेबस में रखा गया ताकि इस पर शिक्षक ध्यान दे। ठीक है, चलेगा। तो ये पहला हम लोग ने देख लिया। सेकेंड हम लोग देखेंगे व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, तो दूसरा आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण अनुवाद विधि। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एकदम नॉर्मल से छोटे छोटे टॉपिक है, तो कंप्लीट करते जाते हैं। छोटा सा क्लास है। अधिकांश विधियों की ही तरह व्याकरण अनुवाद विधि का जन्म भी द्वितीय भाषा सिखाने के क्रम में हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग किस प्रकार के भाषा सीखने में होता है, तो द्वितीय भाषा सीखने में। ठीक है, इस विधि का प्रयोग प्रथम भाषा शिक्षण में भी किया जाता है। जब कबीर के दोहे को समझना होता है तब हिंदी के एक रूप का अनुवाद दूसरे रूप में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब संस्कृत में किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं, या हम लोग किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसका फिर व्याख्या करते हैं शिक्षक द्वारा। तो वही चीज़ें हैं अनुवाद, व्याकरण अनुवाद विधि। तो हिंदी के एक रूप का अनुवाद दूसरे रूप में किया जाता है। ऐसा किए बिना हिंदी के अनेक रूपों में लिखे गए साहित्य को समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि खड़ी बोलियों का प्रयोग होता है। तो बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो आपको व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अनुवाद विधि का प्रयोग करके आदिकालीन, भक्तिकालीन, छायावादीकालीन साहित्य के साथ साथ संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखे पाठों को भी समझना संभव पाता है या समझाना संभव पाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि हम लोग जब कविता पढ़ते हैं, जैसे मीरा की कविताएं होगी, भक्तिकालीन जो कविताएं लिखी गई है, मुकुटधर पांडे का जो छायावादी कविताएं साहित्य में लिखा गया, उनको जो सामान्य बच्चे हैं या जो व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता, लेकिन हम उसको जब हिंदी में अनुवाद करते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते हैं, तो बच्चा समझ पाता है। तो यहीं से जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाली चीज़ें हैं जो आप कराते हैं स्कूल में या आप खुद किए हैं, वो यहीं से आया हुआ है व्याकरण अनुवाद विधि के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुवाद विधि सीख ली गई भाषा तथा अपेक्षित भाषा के बीच संवाद को संभव बनाती है। देखिए अनुवाद विधि क्या है, हम लोग जिस भाषा को जानते हैं और जिस भाषा को नहीं जानते उन दोनों के बीच का संवाद बनाती है। ठीक है, हिंदी के एक रूप को यानी अपेक्षित रूप को समझने के लिए हिंदी के ही सीख लिए गए रूप को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार यह ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत पर टिकी हुई विधि है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। व्याकरण अनुवाद विधि ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर टिकी हुई विधि है। तो इस की पॉइंट को याद रखेंगे, ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, इस विधि की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें अपेक्षित भाषा को समझ लिया जाता है। अपेक्षित मतलब वही है कि आप जो चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपेक्षित भाषा में व्यवहार करने की क्षमता को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। हिंदी की तरह वे भाषाएं जिनके अनेक रूप हैं, उनके शिक्षण में किसी न किसी भाषा में अनुवाद विधि का उपयोग लाभप्रद है। ठीक है, तो बस बोरिंग सा टॉपिक है, बस सुनते जाइए। एक बार आप दिमाग में रख लीजिए कि हमारे सिलेबस में इन टॉपिक को भी रखा गया है, सब टॉपिक के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए। अनुवाद विधि का उपयोग शिक्षण कविता शिक्षण में दो रूपों में किया जाता है। पहले पद्य को गद्य में रूपांतरित करने में, किसी भी पद्य को पद्य के रूप में न समझ गद्य के रूप में समझा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने इसका मतलब वही है, व्याख्या जो करते हैं आप लोग चाह लेंगे कविता देखते हैं, फिर हम टीचर के द्वारा व्याख्या लिखवा दिया जाता है एक पैराग्राफ। तो वही चीज़ है, पद्य को पद्य के रूप में ना देख के हम लोग गद्य के रूप में समझा जाता है। ऐसा अनुवाद की मदद से किया जाता है। दूसरा, यदि पद्य हिंदी के ऐसे रूप में हो जिसे समझना किसी समूह विशेष के विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो अनुवाद विधि द्वारा उपयोग करके उसे विद्यार्थियों को समझ में आ सकने वाली भाषा में रूप में ढाला जाता है। तो ये हमारा हो गया व्याकरण अनुवाद विधि। शॉर्टकट है, छोटा छोटा चीज़ें है, बस देखते जाइए। कहानी की जगह एक बार सुन लीजिए ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन बने तो आप ये ना बोले कि नए क्वेश्चन है। ठीक है, एक लास्ट विधि और देखेंगे आज, प्रत्यक्ष विधि। आज हम लोग 3 विधि पे बात कर रहे हैं। पहला हम लोग ने देखा कि एक व्याकरण अनुवाद विधि हो गया, ठीक है, और दूसरा हम लोग प्रत्यक्ष विधि अभी देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो शुरू में मैं आपको बताया जो भाषा प्रयोगशाला विधि, वो इम्पोर्टेंट है। तो तीनों विधि को आप आज नोट्स बना लीजिएगा बस, और एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में है। चलिए प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि को भी समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग ज़्यादातर द्वितीय भाषा शिक्षण में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ें, स्वाभाविक सी बात है, प्रथम विधि जो प्रथम भाषा उस पर का ज्ञान तो आपको पहले से रहता है। द्वितीय भाषा में इसको प्रयोग करने के लिए ये सारी विधियों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग ज़्यादातर द्वितीय भाषा शिक्षण में किया जा रहा है। मान लीजिए कि विद्यार्थियों का एक समूह हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ रहा है।
उस समूह को हिंदी अनुवाद विधि द्वारा पढ़ाई जा सकती है। यानी हिंदी के पाठों का अनुवाद उनकी भाषा में करते हुए पाठ को समझाने में मदद की जा सकती है। जैसे कि जिनका मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, जो बच्चे छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, समझते हैं, उनको हिंदी आप पढ़ाएंगे तो थोड़ा समझने में कठिनाई होता है। लेकिन उन्हीं हिंदी भाषाओं का आप प्रत्यक्ष रूप से अनुवाद कर देंगे या उनको सिखाएंगे तो वो आप उनके भाषा में तो हो जाएगा आपका प्रथम भाषा को द्वितीय भाषा में ले जाते हुए। ठीक है, लेकिन उन विद्यार्थियों के बारे में सोचें जिनकी भाषा तथा पाठ्यक्रम की भाषा में बहुत अंतर ना हो। उन विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो जिनकी भाषा और पाठ्यक्रम भाषा में बहुत अंतर ना हो, मतलब वही है कि जो हिंदी बोलते हैं और उनकी मातृभाषा भी हिंदी है तो ज़्यादा अंतर नहीं हो, समझ जाते हैं, तो इसके लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में लक्षित भाषा को विद्यार्थियों की मातृभाषा या प्रथम भाषा में अनुवाद नहीं किया जाता। इसमें लक्षित भाषा को पढ़ाने के लिए लक्षित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब जो बच्चे हिंदी समझते हैं उसको हिंदी के में किसी कविता को लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में कोई पद्य है, उसको समझाने के लिए आपको हिंदी में ही डायरेक्ट आपको समझाना पड़ेगा, किसी और भाषा की ज़रूरत नहीं है। उसको प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। और पढ़ लेते हैं क्या थ्योरी दिया हुआ है। मैं डिटेल में थ्योरी इसी लेकर आ रहा हूँ ताकि कूट वाले क्वेश्चन बने तो आपसे बन जाए। बाकी ये 4 लाइन में आप ख़त्म कर सकते थे, हम लोग चाहे थे इसको। ठीक है, इस विधि में सीखी जाने वाली भाषा के लिए उसी भाषा में वातावरण बनाया जाता है। शिक्षक को भाषा के उपयोग में सावधानियां बरतनी होती है। उसे भाषा का स्पष्ट प्रयोग करना होता है, साथ ही शब्दों के स्थान पर वाक्यों को प्रयोग करना होता है, क्योंकि उसके सामने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी का अध्ययन मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में नहीं किया है, इसलिए उसे पढ़ाने की गति को विद्यार्थियों के अनुसार ढालना होता है। प्रत्यक्ष विधि का जोर इस बात पर होता है कि कक्षाई वातावरण को लक्षित भाषा में बनाया जाए। मतलब जो जिस भाषा को आप लक्ष्य किए हैं, जिसको आपको सीखना है, तो उसी के अनुरूप आप वातावरण को बनाइए। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग प्रथम भाषा शिक्षण में अधिक प्रभावकारी होता है, क्योंकि इस स्थिति में शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी भी लक्षित भाषा से परिचित होते हैं। इस कारण विद्यार्थियों की भागीदारी हासिल करना सरल होता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको और देख लेते हैं। प्रथम भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का उपयोग उस समय चुनौती पेश करता है जब प्रथम भाषा की कम प्रचलित रूप का शिक्षण करना हो। उदाहरण के लिए आदिकालीन भक्तिकालीन साहित्य पर आधारित पाठों को प्रत्यक्ष विधि द्वारा पढ़ाने के लिए शिक्षिका का साहित्य की इस भाषा पर अधिकार होना आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम में अवधी, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज भाषाओं की अधिकता लिए हुए पाठ हो तो शिक्षिका को इन भाषाओं में दक्ष होना चाहिए, तभी वो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर पाएगी। तो बस यही था, बोरिंग सा टॉपिक है। आप ये मत सोचिएगा कि आज कुछ समझ में नहीं आया करके, लेकिन मैं आपको इसको इसलिए एक क्लास में करा दिया ताकि आपको पता हो कि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको आप सरल शब्दों में नोट्स बना के अपने अनुसार समझ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं नहीं समझाया हूँ। आप यूट्यूब में डायरेक्ट इस टॉपिक को और सर्च करिएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर के द्वारा इसको शॉर्ट सरल शब्दों में और पढ़ाया गया होगा भाषा प्रयोगशाला करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये क्लास बस इसलिए था कि आप सिलेबस में भाषा प्रयोगशाला भी आपके में है तो उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ कुछ बचा हो उसको कल की क्लास में करेंगे। प्राकृतिक विधि को भी बता देंगे, संप्रेषणात्मक विधि है, आलोचनात्मक विधि है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को करेंगे। उसके बाद हम लोग और जो सीधे पेडालॉजी के जो सिलेबस में है उस पर बात करेंगे कि भाषा दक्षता का विकास पे बात करेंगे। बोलने सुनने में जो भूमिकाएं होती है टीचर पे, उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है उस पर बात करेंगे। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए हिंदी पेडालॉजी पढ़े हैं, मतलब भाषा सिखाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप प्रभावित करते हैं इसके विकास को, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके क्लास अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा। फिर व्याकरण शिक्षण की विधियों पे बात करेंगे, क्योंकि देखिए हिंदी आप पढ़ाते हैं किसी स्कूल में तो आपको जो पाठ वाले सेक्शन के साथ एक व्याकरण वाला बहुत बड़ा पोर्शन आपको पढ़ाना पड़ता है। तो व्याकरण कैसे पढ़ाया जाए, व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधि, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये सारे चीज़ें आपके सिलेबस के ही हैं, ध्यान रखेंगे ना सिलेबस में। फिर भाषा के कौशल के बात करेंगे, श्रवण कौशल हो गया, ठीक है, बोलने के कौशल हो गया, सुनने के हो गया, लेखन कौशल हो गया, मौखिक भाव कौशल हो गया, पढ़ना कौशल हो, इन सारे कौशलों पे हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे अभी क्लासेस आप पे होनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बड़ा क्लास हो और कल थोड़ा सा ज़्यादा नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा ताकि जो क्लासेस हैं वो जल्दी खत्म हो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी हमको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा और प्रैक्टिस बैच से जो नहीं जुड़े आज ही जुड़ जाएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा 75 83 86 44 61। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है भाई। अभी आप देख रहे हैं थ्योरी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन इससे जितने क्वेश्चन हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में आप करेंगे तो आपको आसानी होगा और एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन में आंसर लगाने में वो आसानी होता है। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।